अरे ये मंदिर की सीढ़ियों पर इस मासूम को कौन छोड़ गया? आज जैसे ही शांति देवी अपनी रोज की पूजा करने के लिए 4 बजे मंदिर आईं, तो उनको वही सीढ़ियों पर एक अनजान रोता बिलखता बच्चा मिला। उन्होंने आसपास देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बच्चे के शरीर के अंदर से कैसी रोशनी निकल रही है? तभी शांति की नजर पड़ी उसके कपड़े में लिपटे एक सुनहरे पन्ने पर। उसी पन्ने से वो रोशनी निकल रही थी। जैसे ही शांति देवी ने उस पन्ने को निकालने की कोशिश की, तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर शांति के होश उड़ गए। आखिरकार इस बच्चे को माँ मिल ही गई और मुझे मुक्ति। पन्ना हवा में शांति देवी के सामने आ गया और यह आवाज उसी पन्ने से आ रही थी। शांति को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक पन्ना इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है। डरो मत शांति, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा काम बस इस बच्चे की रक्षा करना है। ईश्वर तुम्हारी भक्ति से खुश हुए हैं और इस बच्चे के लिए अब उन्होंने तुम्हें चुना है। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और ये बच्चा किसका है जो मुझे सौंपा जा रहा है? ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है शांति, ये इतिहास की एक ऐसी जिम्मेदारी है जो परमात्मा ने तुम्हारी गोद में डाली है। इसका ख्याल रखो। सही समय आने पर मैं इसे इसके जीवन का सही मकसद बताऊंगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को मत बताना। ये कहते ही पन्ने की रोशनी गायब हो गई और वो सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। शांति समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। वो बच्चे को और उस पन्ने को लेकर घर चली आई। मंदिर में जो कुछ हुआ, शांति ने उस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया और अपने बेटे सत्तू की तरह उसका भी ख्याल रखने लगी। उस बच्चे का नाम शांति ने मुन्नू रखा था, पर जो बच्चा ऐसे चमत्कारी रूप में प्रकट हुआ था, उसकी असलियत शांति कैसे लोगों से छुपा सकती थी। अब धीरे धीरे मुन्नू बड़ा होने लगा और पढ़ने के साथ सामने आने लगी थी उसकी शक्तियाँ। एक दिन मुन्नू मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी वहाँ मुन्नू ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रहे। मुन्नू यार, ये लास्ट बॉल है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए यार, कमाल करते कुछ भी। अपने दोस्त की बात सुनते ही मुन्नू ने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, काश ये छक्का लग जाए। जैसे ही मुन्नू ने ऐसा बोला, मानो उसके बल्ले से बिजली निकलने लगी और जैसे ही बॉल ने मुन्नू के बल्ले को छुआ, बॉल सनसनाते हुए किसी रॉकेट की तरह आग बरसाती हुई मानो अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर गई और मुन्नू के हाथ में पड़े उस बैट की धज्जियां उड़ गई। सिर्फ हैंडल हाथ में रह गया। ये नजारा गांव वालों ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। इसे हकीकत में देखकर मानो सब हिल गए। इतनी ताकत कहाँ से आई इस बच्चे में? बाकी लोगों की तरह मुन्नू को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसमें अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मुझे तो पहले से ही शक था, इसकी माँ इसे किसी तांत्रिक से लेकर आई है। बाहर फेंको इसको यहाँ से। ऐसा बोलते ही उस 6 फीट के लंबे चौड़े आदमी ने जैसे ही उसे हाथ लगाकर रोकने की कोशिश की, बहुत दूर जाकर गिरा। ये बच्चा है या बाहुबली? मुझे तो लगता है कोई काले जादू का खेल है। मुन्नू को देखकर लोगों का बुरा हाल हो रहा था और वहीं नन्ही सी उम्र में ये ताने सुनकर मुन्नू बुरी तरह सहम गया था और भागते हुए सीधा वहाँ से अपनी माँ शांति देवी के पास चला गया। माँ, माँ, देखो ना मुझे क्या हो रहा है। मेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत शक्ति महसूस हो रही है। और आज तो सबने देखा मैंने क्या किया। जैसे ही शांति देवी ने मुन्नू को देखा, उनको समझ आ गया कि मुन्नू जैसे जैसे बड़ा होगा, उसकी शक्तियाँ लोगों के सामने आती रहेंगी। उनको मुन्नू को सबकी नजरों से बचा के रखना होगा। लगता है हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मुन्नू ने उस घटना के बारे में कई बार माँ से पूछा, लेकिन माँ ने हर बार बहाने से बात टाल दी, क्योंकि पन्ने ने उन्हें कहा था कि समय आने पर वो खुद मुन्नू को सब कुछ बताएगा। इस जानकारी से अनजान मुन्नू अब इस जिंदगी और दुनिया को ही अपना सच मान बैठा था। अब शहर बदलते बदलते मुन्नू 18 साल का हो चुका था और अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की रिया को अपना दिल दे बैठा था और आज वो उसे प्रपोज करने जा रहा था। तुम जैसे फटीचर भिखारी की गर्लफ्रेंड मैं बनूंगी? मैं रिया मल्होत्रा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? हाथ में 10 रुपए का गुलाब लेके तुम मुझे प्रपोज करने चले आए। हिम्मत तो देखो तुम्हारी। पर रिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे ओ रिया के दीवाने, एक बार खुद की औकात तो देख ली होती। जो लड़की BMW से नीचे नहीं उतरती, वो तेरे इस 10 रुपए के गुलाब से पिघल जाएगी। यही गलतफहमी होती है तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों को। बड़े घर की लड़कियां तुम पर दया करके थोड़ा हंस बोल क्या लेती हैं? तुम्हारे तो पंख निकल आते हैं। मुन्नू के साथ बचपन से ही यह होता आया था। सब लोग उसे जलील ही करते थे, कभी उसकी ताकत के लिए, कभी होने के लिए, कभी गरीबी के लिए, और आज तो इन सब में उसका प्यार रिया भी शामिल हो गई थी। मुन्नू तो जानता भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सिंघानिया का बेटा, कृणाल सिंघानिया। अगर उसे पता चला ना कि तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की है,
तो वो तुझे जान से मार देगा। रिया और उसके सभी दोस्त मुन्नू पर हंसे जा रहे थे और मुन्नू का दिल आज चूर चूर हो चुका था। वो बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल गया, मगर मुन्नू नहीं जानता था कि वो भले ही वहाँ से निकल गया हो, पर एक तूफान उसका घर पर इंतजार कर रहा था, जो मुन्नू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रखने वाला था। क्या हुआ है मुन्नू भैया? आज आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मुन्नू अपनी बात सत्तू से शेयर कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। मुन्नू ने जाकर दरवाजा खोला और देखा रिया का बॉयफ्रेंड कुणाल दरवाजे पर ही खड़ा था। क्या बे, ज्यादा ही हीरो बन रहा था? तू हमारी गर्लफ्रेंड पर नजर डाल रहा था? इससे पहले कि मुन्नू कुछ बोलता, 3-4 गुंडे हथियार लिए सीधे अंदर घुस गए और सभी ने मुन्नू को पकड़ लिया। तभी माँ शांति भागती हुई आई। क्या बात है? क्या चाहिए आप लोगों को? छोड़ो मेरे बेटे को। तभी कुणाल ने अपनी कमर से गन निकाली और मुन्नू पर तान दी। इसे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि बाकियों को भी मैसेज जाए कि कुणाल सिंघानिया की गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का अंजाम क्या होता है। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को। इसने जो भी गलती की है उसकी मैं माफी मांगती हूँ। आज से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अपनी माँ को ऐसे गिड़गिड़ाते देख मुन्नू के अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर की शक्तियाँ आज जाग नहीं रही थी। तभी कुणाल ने इशारा किया और उसके गुंडे मुन्नू के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी माँ झपटी और कुणाल के हाथों से गन छीनने की कोशिश करने लगी। सत्तू ने भी दूसरी तरफ से आकर कुणाल पर हमला कर दिया, जिससे कुणाल हड़बड़ा गया। उससे गन फायर हो गई और गोली सीधा माँ के पेट में जाकर लगी। माँ, माँ, तुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ ना यहाँ। लगता नहीं है मुन्नू कि तेरी माँ बच पाएगी, तो अब तुझे और तेरे इस छोटे भाई सत्तू को भी तुम्हारी माँ के साथ ही भेज देता हूँ। तभी कुणाल ने गन मुन्नू की तरफ तान दी। कुछ ही मिनटों में मुन्नू की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसकी शांति माँ जमीन पर पड़ी दर्द से चिल्ला रही थी। उसका भाई गुंडों की पकड़ में था और सामने उसका पहला प्यार रिया का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर गन ताने खड़ा था। और तभी मानो रोशनी का विस्फोट हुआ। एक रोशनी छत से आकर मुन्नू के ऊपर गिरी। समय रुक चुका था। मुन्नू ने देखा कि उसके आसपास के सभी लोग मानो अपनी जगह पर जम गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुन्नू कुछ भी समझ पाता उससे पहले एक भारी दिव्य आवाज गूंजी। समय की धारा रुक गई है मुन्नू। कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? जैसे ही मुन्नू ने नजर घुमाकर देखा, उसके सामने एक जादुई पन्ना हवा में उड़ रहा था। ये वही था जो शांति देवी को मंदिर में मुन्नू के साथ मिला था। ये कैसे हो सकता है? एक पन्ना इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मैं हूँ परम वेद का पहला पृष्ठ, जो माहेशमती की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तुम्हें माहेशमती वापस ले जाने आया हूँ। कैसी भविष्यवाणी? मेरी माँ और भाई की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना है। उनकी जान खतरे में तुम्हारी किस्मत पर लगे श्राप की वजह से है। अगर तुम्हें अपनी माँ और भाई को बचाना है तो मेरे साथ माहेशमती चलना होगा, पर समय में 5000 साल पीछे। क्या? 5000 साल पीछे? अब मैं सब कुछ तुमको यहाँ नहीं बता सकता हूँ। हमको यहाँ से निकलना होगा जल्दी। पन्ने के ऐसे बोलते ही मुन्नू ने ज्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि उसको कैसे भी करके अपनी माँ और भाई को बचाना था। तभी मुन्नू को एक जोर का करंट लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसकी आंख खुली तो वो किसी बड़े से घने जंगल में था, जहाँ घोड़ों की आवाज आ रही थी। वहाँ से बहुत सारे सिपाही जा रहे थे। तभी आसमान में मुन्नू को एक ड्रैगन उड़ता हुआ नजर आया। मुन्नू ने देखा कि उसके हाथ में वो पन्ना अब भी था, पर उसमें से अब रोशनी नहीं निकल रही थी। मुन्नू ने पन्ने को देखते हुए कहा, ड्रैगन? क्या हम सचमुच के माहेशमती में हैं? लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? हाँ मुन्नू, तुम 5432 साल पीछे सचमुच की माहेशमती साम्राज्य में हो। ये आवाज क्या इस पन्ने से आ रही है? हाँ, मैं परम वेद का पन्ना ही बोल रहा हूँ। तो हमें क्या करना है? मुन्नू, तुम्हारी आत्मा 5500 साल पीछे माहेशमती में आ चुकी है। अब तुम्हें माहेशमती के महेंद्र के शरीर में प्रवेश करना है। क्या कहा? आत्मा? इसका मतलब मैं मर गया क्या? नहीं मुन्नू, तुम्हारा शरीर 2025 में सुरक्षित है और रहेगा, लेकिन माहेशमती में तुम्हारी आत्मा एक खास मकसद पूरा करने आई है। कैसा मकसद? क्या वो मकसद मेरी माँ की जान से बढ़कर है, जो 2025 में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है? तुम्हें महेंद्र को और खुद को एक भयंकर श्राप से मुक्ति दिलानी है। ये श्राप 5500 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा है और इससे तुम चाहकर भी भाग नहीं सकते। तो जल्दी से उस श्राप से मुक्ति का रास्ता बताइए पन्ना गुरुजी। देखो, माहेशमती के महेंद्र को 2 लाख चांदी के सिक्कों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जेल में ही जयराज और युवराज के लोग कुछ घंटों बाद उसकी हत्या करने वाले हैं।
जैसे ही महेंद्र की मौत होगी, तुम्हारी आत्मा को उसके शरीर में घुसना होगा। ये सब कुछ आज रात ही होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? पहुंचाइए ना मुझे जेल में। मैं तो एक आत्मा हूँ, इसलिए मुझे कोई देख भी नहीं सकता। जैसे ही महेंद्र मरेगा, मैं उसके शरीर में घुस जाऊंगा। जैसा कि पन्ना ने कहा था, महेंद्र को युवराज के भेजे हुए दैत्य अजूबा ने जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया और वहां से गायब हो गया। ठीक उसी समय जेल में पहले से इंतजार कर रही मुन्नू की आत्मा महेंद्र के शरीर में घुस गई और अगले ही पल पूरे महेशमती का मौसम बदल गया। जोरों की बिजली कड़की, तूफान का ऐसा बवंडर उठा मानो आसमान फटकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उधर इसी बीच महेंद्र के शरीर में घुसे मुन्नू ने पन्ने को हाथ में लेकर सवाल किया, एक बात बताइए पन्ना जी, कि हम इस चोरी के आरोप से खुद को बेकसूर कैसे साबित करेंगे? चोरी के इल्जाम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो श्राप, उसको कैसे दूर करेंगे? और कैसे 2025 में हम वापस जा पाएंगे? सबसे पहले तुम्हें इस जेल से बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हें आज रात 12 बजे यहाँ से बाहर निकालूंगा, तैयार रहना। रात के 12 तो बज गए पन्ना जी, अब आगे का क्या प्लान है? सब्र नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर? पन्ने के इतना कहते ही उसके अंदर से तेज रोशनी निकली और पूरी जेल में फैल गई, जिसके बाद मुन्नू की काल कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया और सभी गार्ड बेहोश हो गए। मान गए पन्ना जी, आपने तो हमारे बाहर निकलने का स्पेशल इंतजाम कर दिया। भाई वाह, मजा आ गया। तभी पन्ने ने मुन्नू से गंभीर आवाज में कहा, मुन्नू, तुम्हें अगर श्राप से मुक्ति पानी है तो तुम्हें सबसे पहले परमवेद के सभी 21 पन्ने प्राप्त करने होंगे, क्योंकि जब सभी 21 पन्ने तुम पा लोगे तो तुम बेहद शक्तिशाली हो जाओगे और उस श्राप को दूर कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हारा 2025 में जाने का रास्ता भी खुलेगा, जहां तुम अपनी माँ और भाई को बचा पाओगे। इसके लिए मैं तुम्हें ब्रह्म शक्ति योग पीठ लेकर आया हूँ। वादे के मुताबिक जेल से निकलने के बाद मुन्नू को लेकर पन्ना ब्रह्म शक्ति योग पीठ पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात योग पीठ के सबसे बड़े गुरु मावेश और अगस्त्य से हुई। गुरु मावेश ने मुन्नू को जो बात बताई वो सुनकर मुन्नू के होश ही उड़ गए। हम जानते हैं मुन्नू कि तुम 2025 से आए हो और तुम्हें उन 21 परमवेद पन्नों की तलाश है, ताकि तुम शाप मुक्त हो सको और वापस अपने समय में लौट सको। आप तो सब जानते हैं गुरुजी, तो बताइए ना कि ये कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें हैवदन को हराना होगा, वो भी अकेले। गुरु मावेश के इतना कहते ही पन्ने की आवाज एक बार फिर मुन्नू के कानों में गूंजी। सावधान मुन्नू, हैवदन एक भेड़िया है और वो अकेले ही एक बार में 12 भेड़ियों में बदल जाता है, इसलिए उससे पार पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तुम चूके तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। भेड़िया? लेकिन हम भेड़िए से कैसे लड़ेंगे? तभी योग पीठ जंगल में बदल गया और खूंखार 12 भेड़ियों ने मुन्नू को घेर लिया। ये कैसी खतरनाक चुनौती में फंस गया है मुन्नू। उन भेड़ियों से खुद को वो कैसे बचाएगा? क्या पन्ने की मदद से मुन्नू भेड़ियों को हरा पाएगा और परमवेद के सभी 21 पन्ने पाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मुन्नू 5000 साल पुराना शाप दूर करने में सफल होगा? मुन्नू अपनी माँ और भाई को 2025 में कैसे बचाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और कालवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।